दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस बहुत ही खास वीडियो में, जिसमें हम करेंगे कुछ बेहतरीन हिस्ट्री के क्वेश्चन। तो दोस्तों, यदि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हो या फिर हिस्ट्री से नेट जेआरएफ की तैयारी या फिर यूपीएससी या एसएससी या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हो, तो इस वीडियो में कराए गए हिस्ट्री के क्वेश्चन आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजत रंगनी के लेखक कल्हण के समय शासक था। ऑप्शन ए है जयसिंह, ऑप्शन बी है हर्ष, ऑप्शन नंबर सी है गोविंद चंद्र, ऑप्शन नंबर डी है जयचंद्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जयसिंह। कल्हण के समय में जयसिंह कश्मीर के शासक थे और इन्हीं के समय में कल्हण ने रजत रंगनी को पूरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हूणों ने भारत पर आक्रमण किया था। ऑप्शन एक है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, ऑप्शन बी है कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर सी है स्कंदगुप्त के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर डी है बुधगुप्त के शासनकाल में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्कंदगुप्त के शासनकाल में। गुप्त शासक स्कंदगुप्त के शासनकाल में हूणों ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था और इस आक्रमण में हूणों की पराजय हुई थी स्कंदगुप्त के हाथों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। तो इलाहाबाद का अशोक स्तंभ किसके शासन के बारे में सूचना प्रदान करता है। ऑप्शन एक है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में, ऑप्शन नंबर सी है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, ऑप्शन नंबर डी है समुद्रगुप्त के बारे में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समुद्रगुप्त के बारे में। इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख पर समुद्रगुप्त के शासन के बारे में भी सूचना प्रदान करता है। इस स्तंभ पर समुद्रगुप्त के संधि विग्रही हरिसेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख मिलता है। तो इलाहाबाद का जो अशोक स्तंभ लेख है, उससे हमें अशोक के साथ साथ समुद्रगुप्त के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया था। तो ऑप्शन एक है समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी है कुमारगुप्त, ऑप्शन नंबर डी है स्कंदगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त इस आक्रमण में बुरी तरह से हूणों को पराजित कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। ऑप्शन एक है भीतरी स्तंभ लेख, ऑप्शन बी है इलाहाबाद स्तंभ लेख, ऑप्शन नंबर सी है मंदसौर अभिलेख, ऑप्शन नंबर डी है उदयगिरी अभिलेख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भीतरी स्तंभ लेख। और ये कहाँ स्थित है, तो ये है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। तो ऑप्शन एक है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर सी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर डी है कुमारगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक था और इस रजत सिक्के को रूपयक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। तो ऑप्शन एक है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन नंबर सी है रामगुप्त, ऑप्शन नंबर डी है श्रीगुप्त, ऑप्शन नंबर ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। 399 ईस्वी से 412 ईस्वी तक वह भारत में रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथी गुम्फा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है। तो ऑप्शन एक है खारवेल, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन नंबर सी है हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर डी है कनिष्क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा खारवेल। खारवेल कलिंग का चेदी वंशीय शासक था, जिसकी जानकारी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होती है। चलिए इसकी डिटेल देखते हैं। कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयनगर पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। खारवेल के बारे में जो जानकारी हमें प्राप्त होती है वो हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोदरानंद किसकी रचना है। ऑप्शन एक है अशव घोष, ऑप्शन बी है बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर सी है भवभूति, ऑप्शन नंबर डी है भास।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक घोष। अशोक घोष कुषाण शासक कनिष्क के राजकवि थे। उनकी रचनाओं में 3 प्रमुख हैं, जो कि एक है बुद्धचरित, 2 है शोधरानंद और तीसरी है सारीपुत्र प्रकरण। तो अशोक घोष की 3 ये रचनाएं हैं और अशोक घोष कनिष्क के राजकवि थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागानंद, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका के लेखक थे। तो कौन थे इन तीनों नाटकों के लेखक? ऑप्शन 1 है बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर बी है विशाखादत्त, ऑप्शन नंबर सी है वात्स्यायन, ऑप्शन नंबर डी है हर्षवर्धन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को इन तीनों नाटकों का रचयिता माना जाता है और ये तीनों ही नाटक संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीत गोविंद का रचयिता कौन था? ऑप्शन 1 है धोई, ऑप्शन बी है गोवर्धनाचार्य, ऑप्शन नंबर सी है जयदेव, ऑप्शन नंबर डी है लक्ष्मण सेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता थे, आंसर हो जाएगा जयदेव। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र मूल रूप से लिखी गई थी। तो ऑप्शन 1 है कालिदास द्वारा, ऑप्शन बी है विष्णु शर्मा द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है तुलसीदास द्वारा, ऑप्शन नंबर डी है रैदास द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई थी पंचतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। तो ऑप्शन 1 है कल्हण, ऑप्शन बी है बिल्हण, ऑप्शन नंबर सी है जयानक, ऑप्शन नंबर डी है चंद्रबदाई। तो आंसर हो जाएगा इसका चंद्रबदाई। चंद्रबदाई द्वारा लिखा गया था पृथ्वीराज रासो, जिसमें कि पृथ्वीराज चौहान का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानतम प्रतिहार राजा था। तो कौन था महानतम प्रतिहार राजा? ऑप्शन 1 है धर्मपाल, ऑप्शन बी है हर्षवर्धन, ऑप्शन नंबर सी है महीर भोज, ऑप्शन नंबर डी है महेंद्रपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महीर भोज। प्रतिहार वंश का महान राजा था। हर्षवर्धन किस वंश का था? तो ये था पुष्यभूति वंश का महान शासक। धर्मपाल पाल वंश का शासक था और महेंद्रपाल प्रतिहार वंश का शासक था। तो प्रतिहार वंश का महानतम राजा था महीर भोज। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान जैन विद्वान हेमचंद्र किसकी सभा को अलंकृत करते थे? ऑप्शन ए है अमोघ वर्ष, ऑप्शन नंबर बी है कुमारपाल, ऑप्शन नंबर सी है जयसिंह सिद्धराज, ऑप्शन नंबर डी है विद्याधर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुमारपाल, जो कि सोलंकी वंश से संबंध रखते हैं। महान जैन विद्वान हेमचंद्र ने सोलंकी वंश के जयसिंह सिद्धराज के समय में प्रमुखता प्राप्त की थी, तथापि वे उसके उत्तराधिकारी कुमारपाल के सलाहकार के रूप में उसकी सभा को अलंकृत करते थे। तो हेमचंद्र कुमारपाल की सभा को अलंकृत करते थे। और कुमारपाल किस वंश का शासक था? तो आंसर हो जाएगा सोलंकी वंश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एक नया संवंश चलाने का यश प्राप्त है? ऑप्शन 1 है धर्मपाल, ऑप्शन नंबर बी है देवपाल, ऑप्शन नंबर सी है विजय सेन, ऑप्शन नंबर डी है लक्ष्मण सेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्मण सेन। लक्ष्मण सेन सैन वंश के शासक थे। इन्होंने 28 वर्ष तक शासन किया था और इनके द्वारा नए संवंत लक्ष्मण संवंत का प्रारंभ किया गया। लक्ष्मण सेन 1178 से 1206 सैन वंश के शासक थे। इन्होंने 28 वर्ष तक शासन किया। इनके द्वारा एक नए संवंत लक्ष्मण संवंत का प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। तो ऑप्शन 1 है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी है महमूद गजनवी, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन नंबर डी है मोहम्मद गोरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन कासिम। भारत में पहला मुस्लिम अरब आक्रमणकारी था जिसने 712 ईस्वी में सिंध पर विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहनामा का लेखक कौन था? ऑप्शन 1 है उत्तबी, ऑप्शन बी है फिरदौसी, ऑप्शन नंबर सी है अलबेरूनी, ऑप्शन नंबर डी है बरनी। तो शहनामा का लेखक कौन है? ऑप्शन हो जाएगा बी हमारा राइट आंसर, फिरदौसी। और जो फिरदौसी हैं वो महमूद गजनवी के दरबार के प्रसिद्ध विद्वान कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था। तो कौन था पुराणों का अध्ययन करने वाला? ऑप्शन 1 है अबुल फजल, ऑप्शन बी है अब्दुल कादिर बदायूनी, ऑप्शन नंबर सी है अलबरूनी, ऑप्शन नंबर डी है दारा सिको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलबरूनी। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत में आया था
अलबरूनी ने भी अरबी भाषा में तहकीक हिंद की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम साहित्य में तोलकापियम एक ग्रंथ है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार का ग्रंथ है तोलकापियम। ऑप्शन 1 है तमिल कविता का, ऑप्शन बी है तमिल व्याकरण का, ऑप्शन नंबर सी है तमिल वास्तुशास्त्र का, ऑप्शन नंबर डी है तमिल राजशास्त्र का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिल व्याकरण का। तोलकापियम के प्रणयकर्ता तोलकापियर ऋषि अगस्त्य के 12 योग्य शिष्यों में से एक थे। यह एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है। इसकी रचना सूत्र शैली में की गई है। तो तोलकापियम एक तमिल ग्रंथ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्फोरा जार होता था। तो क्या होता था एम्फोरा जार? एक ऑप्शन 1 है छिद्रयुक्त जार, ऑप्शन बी है लंबा एवं दोनों तरफ हत्तेदार जार, ऑप्शन नंबर सी है चित्रित धूसर जार, ऑप्शन नंबर डी है काला और लाल मिट्टी का जार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंबा एवं दोनों तरफ हत्तेदार जार। तो ये एक जार होता था जिसमें कि शराब या तेल रखने के काम में लाया जाता था। चोल कलाकारों ने तक्षण कला में भी सफलता प्राप्त की है। उन्होंने पत्थर तथा धातु की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण किया है। पाषाण मूर्तियों से भी अधिक धातु यानी कि कांस्य की मूर्तियों का निर्माण इस काल में हुआ है। सर्वाधिक सुंदर मूर्तियां नटराज यानी कि शिव की हैं, जो कि बहुत बड़ी संख्या में मिली हैं। इन्हें शिव की श्रेष्ठतम प्रतिमा रचनाओं में शामिल किया जाता है। ये मूर्तियां प्राय चतुर्भुज हैं। तो ऑप्शन ए जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? ऑप्शन 1 है चोल कला का, ऑप्शन बी है गंधार कला का, ऑप्शन सी है गुप्त कला का, ऑप्शन नंबर डी है मौर्य कला का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चोल कला का। नटराज की जो कांस्य मूर्तियां हैं वो चोल कला का एक प्रसिद्ध उदाहरण है। तो नटराज की मूर्तियां चोल कला का प्रसिद्ध उदाहरण है। क्वेश्चन है, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो चलिए देखते हैं। एरीपति वह भूमि, तो एरीपति क्या होता था? भूमि जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशयों के रख रखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। तो ये बिल्कुल सही है। एरीपति उस भूमि को कहा जाता था जिससे मिलने वाला जो टैक्स होता था वो ग्राम के जलाशयों के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। ऑप्शन बी है तनियूर एक अकेले ब्राह्मण अथवा ब्राह्मण समूह को दान में दिए गए ग्राम। तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 है घटिका, प्राय मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। घटिका किसको कहते थे? तो प्राय मंदिरों के साथ जो संबंध विद्यालय थे उनको कहा जाता था। चलिए इसका डिटेल आंसर देखते हैं। एरीपति चोल प्रशासन के अंतर्गत वह भूमि होती थी जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशयों के रखरखाव के लिए निर्धारित कर दिया जाता था। 7वीं से 8वीं सदी में दक्षिण भारत में घटिका प्राय मंदिरों के साथ संबंध विद्यालय थे। तो जो घटिका थे वो मंदिरों के साथ लगते हुए क्या थे? विद्यालय थे। चोलकालीन स्थानीय प्रशासन में बड़े नगरों में अलग कुरम यानी कि ग्राम संघ गठित किए जाते थे, जिन्हें तनियूर अथवा तकुरम कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बेरूनी भारत आया था। ऑप्शन 1 है 9वीं शताब्दी ईस्वी में, ऑप्शन बी है 10वीं शताब्दी ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 11वीं शताब्दी ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी है 12वीं शताब्दी ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11वीं शताब्दी ईस्वी में। और किसके साथ आए थे? तो ये आए थे महमूद गजनवी के साथ। और इनकी पुस्तक का क्या नाम है? तो पुस्तक का नाम है तहकीक हिंद या किताब उल हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा अल्बेरूनी आया था महमूद गजनवी के साथ भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। ऑप्शन 1 है तराइन का प्रथम युद्ध, ऑप्शन बी है तराइन का द्वितीय युद्ध, ऑप्शन नंबर सी है पानीपत का प्रथम युद्ध, ऑप्शन नंबर डी है पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तराइन का द्वितीय युद्ध। और ये किस किस के बीच में हुआ था? ये हुआ था 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई, मोहम्मद गोरी की जीत। और तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में,
इसमें मोहम्मद गौरी की पृथ्वीराज चौहान के हाथों हार हुई थी। लेकिन तराइन के दूसरे युद्ध में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, ऑप्शन बी है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी है बलबन, ऑप्शन नंबर डी है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता था? तो कौन जाना जाता था लाख बख्श के नाम से? ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी उदारता और अपनी दानशीलता के कारण लाख बख्श के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? ऑप्शन ए है मस्जिद है, ऑप्शन बी है मंदिर है, ऑप्शन नंबर सी है संत की झोपड़ी है, ऑप्शन नंबर डी है मीनार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मस्जिद है। और ये 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो है किसने बनवाई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। और कहाँ बनवाई थी? तो ये बनवाई थी अजमेर में। और दिल्ली में कौन सी मस्जिद बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने? तो उसका नाम हो जाएगा कुत उल इस्लाम मस्जिद, जो कि भारत में बनी पहली मस्जिद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? तो ऑप्शन एक है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने तो कुतुब मीनार का कार्य शुरू करवाया था। ऑप्शन बी है इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश के कार्यकाल में इसको पूरा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर डी है फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक ने भी कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया था। ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गयासुद्दीन तुगलक ने कुतुब मीनार के निर्माण में कोई सहयोग नहीं दिया था। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया और इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश के काल में पूरा हुआ। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का भी निर्माण करवाया। गयासुद्दीन तुगलक ने इसके निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया था। तो इस तरह से ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। तो दोस्तों ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। तो दोस्तों वीडियो या फिर ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मुझे मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि दोस्तों ऐसे ही और हिस्ट्री एमसीक्यू की वीडियो आपके लिए जल्दी से जल्दी लेकर आऊं। तो मिलती हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।